हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिया है। यहाँ पर लिंक आ रही होगी, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में कॉन्सेप्ट वाइज क्लास भी चल रही है जिसमें मैंने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया है। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैंने करा दिया है, पूरा नोट्स के साथ। सब यहाँ पर लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे, आपके जीके जीएस से रिलेटेड रहेंगे, और आपका हिंदी से रिलेटेड रहेंगे, और आपका कह सकते हैं कि आपका पॉलिटी से रिलेटेड रहेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। मतलब देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग को छोड़ दो, जितने भी पोर्शन आपके आते हैं मैथ और रीजनिंग को छोड़कर सारा मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, लगभग 60 नंबर के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना, पैसेज वगैरह छोड़ देते हैं क्योंकि वो आप कर ही ले जाओगे। ठीक, उसकी मैं एक मैराथन ले आऊँगा। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका, इसमें आपको अकबर काल से कुछ घटनाएं हैं उसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो अकबर काल में जो जजिया कर का उन्मूलन हुआ था, ये हुआ था 1564 में। तो ए का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए का सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। देन आपका 1575 में हुआ था इबादत खाने की स्थापना। तो इबादत खाना मतलब सेकंड का आप कह सकते हो, सेकंड का आपका डी। तो ए का सी, दूसरे का डी, और अगला मैं बता दूं 1579 में हुआ था मजहर की उद्घोषणा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थर्ड का बी। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 1582 में हो गया था आपका दहशाला सिस्टम। तो उस हिसाब से ए सी दूसरे का डी, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। ए सी दूसरे का डी, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन पे बहुत नहीं जाना है, हमको बस इतना याद कर लेना है 1564 में जजिया का उन्मूलन हुआ था। 1575 में क्या हुआ था? इबादत खाने की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये दो याद किए रहोगे तब भी आपका ऑप्शन से काम चल जाएगा। ठीक है ना। गले में बहुत दिक्कत हो रही है, लगातार 2-3 वीडियो बना दिए इस वजह से। ठीक है, तो 1564 में जजिया का उन्मूलन, 1575 में इबादत खाना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए? तो बताओ भाई, एक तरफ मतलब संस्कृत लिखा था और मतलब दूसरी तरफ जो था वो आप कह सकते हो कि कलमा लिखा हुआ था। ठीक है ना, एक और कलमा और दूसरी तरफ संस्कृत। तो ऐसा काम किसने किया था? तो ये किया था महमूद गजनबी में। ठीक है ना, क्लियर? बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी ने अपने सिक्के पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद जो अवतार करके था, अव्यक्त मेकम अवतार। इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना जानो कि संस्कृत का एक तरफ जो अनुवाद करवाया था वो किसने करवाया था? ये आपका महमूद गजनबी ने करवाया था। ठीक है ना, तो सेकंड का बी। थर्ड पर आ जाइए। दक्षिणी भारत प्रसिद्ध तक्का कोलम का युद्ध हुआ था। तो तक्का कोलम का जो युद्ध हुआ था, तक्कोलम का युद्ध, वो किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आपका हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। भूलिएगा नहीं, तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक, थर्ड। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो जैन साहित्य पूछा जा रहा है, उसकी भाषा पूछा जा रहा है। तो उसकी भाषा क्या थी? आपकी अर्धमागधी। ठीक है ना, जो प्रारंभिक जैन साहित्य था उसकी जो आपकी भाषा थी वो क्या थी? अर्धमागधी थी। ठीक है, बोलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 5वां है। 5वां क्या कह रहा है? मानव समाधान में कुत्ते। देखो भाई, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता बता रहा था तो वहां पर आपको बताया था कि जानवरों के साथ दफन किया गया है। तो बताओ जरा कहां पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है बुर्ज होम में। बुर्ज होम में आपका मानव के समाधान को में कुत्ते के साथ दफन किया गया है। ठीक है ना, क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। अच्छा, ये बुर्ज होम जो हो जाएगा ये कहाँ पर पाया जाता है? मतलब बुर्ज होम के इंडिया में तो आप कह सकते हो कश्मीर क्षेत्र में। कश्मीर मतलब नॉर्थ वाले में आपका बुर्ज होम पाया जाता है। वहाँ पर
कुत्ते दफन किए गए हैं इंसानों के साथ, ठीक है ना। तो ये आपका बुर्जहोम हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कॉन्सेप्ट वाइज क्लास जरूर करिए, जो मैंने चैप्टर वाइज मैं चीजों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है वो आपका पूछा जा रहा है किस अधिनियम की तहत की गई? तो पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ठीक है ना। सॉरी, बोला नहीं जा रहा, आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है ना, ठीक। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। इसमें 6 लोग मेंबर थे। पिट्स इंडिया कंपनी में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगला है आपका सतवां क्या कह रहा है? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार आपका गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे? तो आप देख सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम आचार्य विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। इसका मेन जो उद्देश्य था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ये था आपका जो उनके प्रशासन था अंग्रेजों का, उनको आपका कह सकते हो कि अस्त व्यस्त करना था, मतलब उनके प्रशासन को एकदम मतलब जमीन पर ले आना था अंग्रेजों को, ठीक है। जैसे विशेषकर आपका जो अवैध कार्यक्रम वगैरह चल रहे थे उसको एकदम बंद ठप कराना था, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी से संबंधित था, ठीक है। अगला जलियांवाला बाग नरसंहार पूछा जा रहा है कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये मैट्रिक से भी बताता हूँ, वैसे भी याद कर ले सकते हो। 13 अप्रैल, 13 की डेट कभी अच्छी नहीं मानी जाती। अब देखो यहाँ फंसाने के लिए आपको 13 सब दे दिया है, ऐसा होता नहीं है। 13 अप्रैल 1919 2 बार 1919 आएगा, तो 13 19 2-3 बार बोलोगे ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब की लोकप्रिय नेता एक थे आपके सैफुद्दीन किचलू, है ना, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये 2 नेता थे। इनकी जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और किसकी? सत्यपाल मलिक। ये पूछा जाता है सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में आपका ये एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आपका धरना किया जा रहा था, जो कि बहुत आपका शांतिपूर्ण था, हाँ, ठीक है। और उसी समय जब आपका ये धरना दिया जा रहा था, उसी समय अंग्रेज का एक जनरल था जिसका नाम था आपका ओ डायर ने बिना कोई पूर्व चेतावनी के, मतलब ओ डायर ने बिना किसी पहली चेतावनी के, मतलब ये भी नहीं कहा कि यहाँ से हट जाओ, इस कुछ भी नहीं बोला। ओ डायर ने आपका कह दिया गोली चलवा दिया, ठीक है ना, जिसमें लगभग आप मान के चलो 1000 लोग जो थे वो मारे गए थे, ठीक है ना। और 1000 से भी कई ज़्यादा होते, लेकिन इतना कह सकते हो कि आपका 1000 मिनिमम मारे गए थे ऑन पेपर जो मिला था, ठीक है। और इसका विरोध बहुत भारतीय नेताओं ने किया, जिसमें एक आपके कह सकते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने अपने नाइटहुड की, ये पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि को क्या कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? त्याग दिया था, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अन्य भी थे, जैसे गांधी जी थे, इन्होंने एक उपाधि को त्यागी थी, वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है ना। तो गांधी जी ने शायद कुछ किया था, मतलब कुछ याद नहीं आ रहा, कोई उपाधि को ही त्यागा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका जलियांवाला बाग से रिलेटेड जितनी भी बातें, सैफुद्दीन किचलू और आप कह सकते हो सत्यपाल मलिक, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था, उसी के विरोध में आपका ये धरना था, और जिस पे अंग्रेज जनरल ओ डायर आया और गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट की चीजें हैं। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में आपका बंगाल विभाजन को जो है वो रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका इससे 10वां कह रहा है महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका महालवाड़ी, है ना, हाँ, ये हुआ था आपका ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में आपका महालवाड़ी प्रथा में आप राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
अपवाह क्षेत्र की दृष्टि में जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो बताओ भाई कौन सी लंबी नदी है सबसे? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अमेजन जो नदी है ये आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है अपवाह क्षेत्र में, ठीक है ना। तो अमेजन जो है विश्व की विशाल और नील नदी दूसरी लंबी नदी है, ठीक है। नील जो है वो आपकी दूसरी नदी हो जाएगी, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी। चलिए नेक्स्ट है आपका, अच्छा हाँ ठीक है, इतना ही बातें जानो, ज़्यादा नहीं है। अगला है आपका प्रधान यामोत्तर ध्रुवीय वृत्तीय तथा विषुवत जैसे भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित है। तो बताओ भाई आप कह सकते हो प्रधान यामोत्तर और भूमध्य रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है ये आपका है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में है। तो यहाँ पर अंध महासागर ऑप्शन में दिया, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, भूलिएगा नहीं। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत या फिर भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर है? तो अंध महासागर में स्थित है, ठीक है। चलो 13 पर आ जाओ। 13 क्या कह रहा है? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने जो होते हैं, मतलब वर्षा वगैरह होती है, वो होता है आपके नवंबर दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर ये आपका तमिलनाडु का आप कह सकते हो कि मानसून का मौसम होता है, ठीक है। 13 के 14 पे आ जाओ। 14 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? काफ़ी आसान चीज़ें पूछ रहा है। तो सीमावर्ती पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा पंजाब तो नहीं होगा, राजस्थान होगा, छत्तीसगढ़ भी हो ही जाएगा, ठीक है ना, और झारखंड भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्या क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, तीनों आपका सही हो जाएगा, पंजाब होगा नहीं। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन? तो आप देख सकते हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 14 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए केवल पंजाब है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला, वर्ष 2001 और 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो बताओ भाई जनसंख्या कितना वृद्धि दर रही है? तो ये आपकी रही थी 17 दशमलव कुछ था, तो 17 तो ऑप्शन में नहीं है। 2001 से नहीं 17 नहीं था, 20 था, है ना। तो 20 कौन सा ऑप्शन है? 20.09, ठीक है ना। तो ये आपका 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी दशकीय, ठीक है ना। कितनी थी? आप कह सकते हो कि 20.09%, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या पे क्वेश्चन हो ही गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज नीति घोषित की गई थी। तो बताओ भाई ये आपका जो सेज नीति SEZ इसको कहा जाता है, SEZ जो नीति है वो कब घोषित किया गया था? तो ये आपका 2000 में किया गया था। तो 2000 में क्या हो जाएगा? अप्रैल 2000। तो सेज नीति आपका अप्रैल 2000 में घोषित किया गया था, ठीक है। अगला, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ है अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? तो अदृश्य मतलब क्या? चीज़ें दिखाई, अच्छा उससे कोई लेना देना नहीं। अदृश्य मतलब तो ये होता है आपका अदृश्य एक्सपोर्ट या निर्यात। तो इसको सिंपल कहा जाता है, ये आपका होता है सेवाओं का निर्यात। सेवाओं के निर्यात को क्या बोला जाता है? अदृश्य निर्यात बोला जाता है, ठीक है। तो 17 का ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका दृश्य अदृश्य, आपका 2 होता है तो सेवाओं का निर्यात होता है, ठीक है। 17 का आपका ये। 18 पर आ जाओ। 18 क्या करा है? खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये आपका खादी ग्रामोद्योग वगैरह ये हुआ था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय मतलब शीश वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई था, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला है आपका गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? यही है ना, गिल्ट एज्ड जो बाजार है वो किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज तो धातु से नहीं, कोई है नहीं, ऋण पत्र भी नहीं है। हाँ, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के से संबंधित है, ठीक है। तो गिल्ट एज जो बाजार का संबंध है ये आप कह सकते हो कि सिंपल प्रतिभूतियों से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया 19।
अब आ जाओ 20 क्या कह रहा है, नीति का आयोग का फुल फॉर्म पूछ रहा है। हाँ तो हो जाएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म ही पूछा है। ठीक है 20, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग से रिलेटेड। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसकी स्थापना पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना आपका हुआ था जनवरी 2015, कई बार पूछा गया है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर आपका क्या हो गया, नीति आयोग आ गया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इससे रिलेटेड कुछ बातें पूछी जाती है, जैसे जो इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, जो चलो बता ही देता हूँ, जो आपके इसके अध्यक्ष होते हैं तो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, आप जान ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगला, और उपाध्यक्ष दो प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है ना, उपाध्यक्ष वगैरह, बस इतना ही जानो। ठीक है, आगे है अभी क्वेश्चन इस पर और बता दूंगा। और ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति नहीं बन सकते। वह व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपको सही चयन करना है ना। देन आपका 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही, ऐसा नहीं है, 25 से कम वाले भी बनते हैं। वे लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए हर योग्य हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। 21 का डी जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, वे लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए भी आपका योग्य है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आ जाओ भाई 22 पर आ जाइए। फिर क्या कह रहा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय निम्नलिखित में से कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निश्चय करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो 22 का आपका सिंपल टी हो जाएगा। ठीक है ना, और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद ये आपका होता है 110(3), संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका जो है विनिश्चय जो करता है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलो 23 पर आ जाओ। बिना अनुमति कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने की सांसद को, अच्छा कितने दिन बाद अगर जो कोई सांसद नहीं आते तो उनको अयोग्य आपका घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका 60 दिन का जो पीरियड होता है, अगर 60 दिन आपका कोई भी सांसद अनुपस्थित है ना, बिना अनुमति के, तो आपका क्या हो जाएंगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो भूलिएगा नहीं, 60 दिन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 24 क्या कह रहा है, 24 है आपका विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों को रूप में जाना जाता है। तो विधि के शासन आपका कौन सा करेक्ट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो विधि का शासन आपका पहला शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा विधि के समक्ष समानता, ये भी सही बात है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। सरकार और नागरिक का अधिकार, ये बात एकदम सही है। तो 24 में आपका 1, 2, 4 सही है। तो 1, 2, 4 आपका ये वाला सी वाला ऑप्शन है, ये भी एकदम सही है। तो विधि के शासन से लक्षण से आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको भूलना नहीं है, शक्तियों का आपको परिसीमन और सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और सरकार और नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता और नागरिक अख्तियार। तो 24 का आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 25 पर आ जाओ। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो भारतीय संविधान किसका सर्वाधिक ऋणी है, तो ये आपका होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो भारतीय संविधान इसका सर्वाधिक ऋणी है। ठीक है ना, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक ऋणी है कौन, आपका भारतीय संविधान। ठीक, अगला आपका 26। बहुत तेज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर जो बहुत तेज बोला तो फिर आगे खांसी आने लगेगी, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है ना, ब्लड से रिलेटेड पूछा जाता है। तो रक्त आपका क्या है, तो ये आपको पता है लिक्विड फ्लूइड टिश्यू है। ठीक है ना, तो ये आप तरल संयोजी एक ऊतक है, तो उस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का पहला। नेक्स्ट 27 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 हार्ट चैम्बर आपसे पूछा जा रहा है किस में होता है, तो 3 आपका किस में होता है? मेढक में होता है। ठीक है, तो ये भूलिएगा नहीं, 3 हार्ट चैम्बर प्रेजेंट इन क्या कह सकते हो? फ्रॉग, है ना, तो मेढक में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27 का डी हो गया। 28 पर आ जाओ भाई। 28, अच्छा नहीं 28 नहीं होगा ये, क्योंकि कुछ नहीं 28 ही है। चलो सही है, तब तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर रिशफल हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारी जल है, तो भारी जल क्या है ये पूछा जा रहा है। तो भारी जल एक मॉडरेटर है या फिर मंदक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना, D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड आई थिंक होता है। ठीक है, 28 का बी। 29 पर आ जाओ। अगले क्या कह रहा है? घरेलू बिजली तार आधार रूप में होते हैं। तो बताओ भाई इसमें क्या होता है? वोल्टेज सब जगह सेम मिलता है, तो वोल्टेज किसमें समांतर होता है? सॉरी सेम होता है, समांतर श्रेणी में होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है जो आपके घर में वायरिंग होती है। ठीक है, भूलना नहीं है इसको। चलो 30 क्या कह रहा है? डेसिबल। डेसिबल, डेसिबल जहाँ भी आ जाए वो आपका किससे रिलेटेड होगा? तो ये आपका ध्वनि वगैरह से ही होता है। तो सिंपल ध्वनि है अगर, तो ध्वनि है आपका किस में? थर्ड वाले ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो आपका डेसिबल होता है। ठीक है, साधारण बातचीत में अगर जो देखा जाए तो 10 से 20 डेसिबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तेज बातचीत में आप कह सकते हो 20 से 40, लाउड स्पीकर 70 डेसिबल। ये सब ऐसे ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, अब देखो इसमें बीच में कुछ अदर क्वेश्चन आ गए थे, तो हम लोग 36 पर आ जाएंगे, हिंदी से रिलेटेड। तो कामायनी, कामायनी का रचना पूछा जा रहा है। तो कामायनी का जो रचनाकार हैं वो हैं आपके कौन? ये आपके सबको पता भी होगा, कमेंट करके बता सकते हैं, जयशंकर प्रसाद। अब चलो इनकी कुछ रचनाएं बस मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है, जैसे आंसू, लहर, झरना, कानन, कुसुम और कामायनी, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, रिवाइज हो गया। सुमित्रानंद पंत का सुन लो, वीणा, पल्लव, कुंजन, युगांतर, स्वर्ण, किरण, ये सब किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी की सुन लीजिए, अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, ये सब किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और महादेवी वर्मा जी के कौन कौन सी रचना है? निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या, सांध्य गीत, यामा, सप्तपर्णा, ये सब आपके किन की हैं? महादेवी वर्मा की। तो जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी मैं बता दिया। लिखता तो समय ही लगता, कोई मतलब नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। दूध का धुला होना, ये आपका मुहावरा पूछ रहा है। तो दूध का धुला होना मतलब क्या होता है? निर्दोष होना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 पर आ जाओ भाई। 38 क्या कर रहा है? हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। तो सही वाक्य, तुम इसके दाम देते जाओ, ये तो सही बात नहीं लग रहा है। तुम इसका दाम देते जाओ, ये बात सही लग रही है। ठीक है, इसके का कोई मतलब नहीं है। तो 38 का आपका बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तुम इसके दाम देते का कोई मतलब ही नहीं है, दौते जाओ ये भी कोई मतलब नहीं है, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, 38 के बाद आ जाइए 39 पर। 39 क्या कह रहा है देख लेते। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है पूछा जा रहा है। कौन सा जोड़ा भिन्नार्थक है भाई? तो अवधि, ये तो आपका ड्यूरेशन है, अवधि एक भाषा हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से यही आपका क्या हो जाएगा? भिन्नार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला करेक्ट है। और भी देख लेते हैं। ठीक है, और आपका अनुचर, नौकर सेम चीज़ है। आदि, अंत सही है। अभिनय, नाटक सही है। तो सेम चीज़ है, खाली अवधि। अवधि आपका कह सकते हो, मैंने पहले भी बताया, काल या समय से रिलेटेड है। काल या समय से रिलेटेड है। और अवधि आपका क्या है? ये एक भाषा है। ठीक है, अवध क्षेत्र की एक भाषा। तो ये दोनों अलग अलग हैं। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या नहीं है? विद्युत तो होता ही है, शशि भी, चांद भी होता है, सूत जो होता है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है ना, सूत का अर्थ क्या होता है? तो सूत का अर्थ मैं आपको बता सकता हूँ, ये होता है सारथी। क्या होता है? सूत का अर्थ आपका सारथी होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पर आ जाओ। 40 के बाद आपका 41 क्या कह रहा है? कि आप कह सकते हो रीजनिंग से है। त्वचा, बाल, तो भूमि किस प्रकार? त्वचा पर बाल जमते हैं और भूमि पर आपके कह सकते हो कि घास जमते हैं। सिंपल सा है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आप देख लीजिए, आपका घास कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन है। त्वचा पर, शरीर के त्वचा पर बाल जलते हैं, बाल आपके जमते हैं। उसी तरह भूमि पर क्या जमता है? घास जमते हैं। ठीक, 49 का सी। ठीक, आ जाओ 50 क्या कह रहा है?
अच्छा, ये आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कौन सा सही होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलना। अच्छा, ऑड इवन वाला जो था दिल्ली में जो कॉन्सेप्ट लगाया गया था, सही बात है, अच्छी चीज़ थी, बहुत गड़बड़ तो नहीं थी। अगला, सरकार को नए कारखानों और वाहनों की पंजीकरण रोकना चाहिए। जी नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पहला बात जो कहा था वो सही बात था, ऑड इवन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सही था, लेकिन नया पंजीकरण ही रोक दो, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे डिमेरिट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि आपका 50वें का पहला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है, ये पूछा जा रहा है। तो सरोजनी नायडू द्वारा क्या नहीं लिखा गया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर, ये ब्रोकन विंग तो लिखा गया है सरोजनी नायडू द्वारा, गोल्डन थ्रेशोल्ड भी लिखा गया है, और आपका द बर्ड ऑफ टाइम भी लिखा गया है। तो कौन सा नहीं लिखा गया है, तो ये आपका द गोल्डन बर्ड आपका जो है ये सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्डन बर्ड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, गोल्डन बर्ड के लेखक पूछा जाए तो ये लेखक आपके कभी पूछा तो नहीं गया है, ग्रीम ब्रदर्स हैं। कौन है, ग्रीम ब्रदर्स हैं, ठीक है। कोई मतलब नहीं है खास याद करने का, बस ये जान लो ब्रोकन विंग और थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम ये सब सरोजनी नायडू की बुक है, ठीक है। 52 पर आ जाओ। मोहिनी अट्टम आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य का, तो जितने भी अट्टम पट्टम हो सब कहाँ के हैं, केरल के आपके हैं, ठीक है। अगला, अच्छा नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा का जो आपका नृत्य है वो क्या है, ओडिसी है। क्या है, ओडिसी है, ठीक है। कर्नाटक का मैं वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सुन लो, यक्षगान, गान करना, ट्रिक से भी इसको बता दिया हूँ। नाडु का आपका क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक है। तो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक। तो भरतनाट्यम, और केरल का मोहिनीअट्टम पट्टम जितना भी होगा सब केरल में होता है, उड़ीसा, ओडिसी, कर्नाटक गान, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ 53, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा इसमें से नहीं है, तो आपका जो मीथेन होता है ये भी होता है, ये भी होता है। नाइट्रोजन जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो बाकी आप कौन कौन सी हैं मैंने बता ही दिया। आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बता ही दिया। मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, जलवाष्प होता है, ठीक है। इतने होते हैं, नाइट्रोजन नहीं होता, ठीक। पारितंत्र में 2 मूल घटक हैं, तो कौन है पारितंत्र के 2 मूल घटक, ये आपके कह सकते हो कि 2 मूल घटक जीवीय, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग कह सकते हो, तो जीवीय और अजीवीय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एजे टंसले द्वारा इसकी संकल्पना की गई थी, किसकी, पारितंत्र की जो संकल्पना है वो किसने किया था, एजी टंसले द्वारा किया गया था, ठीक है ना। जैविक घटक बताया था टंसले ने। नेक्स्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। चलो भाई 56 पे आ जाइए, कौन सा कह रहा है 50 से, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी भूमि नहीं है भाई, अंटार्कटिका ही पढ़ा था मैं, अंटार्कटिका जो है ये किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो 56 का आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अंटार्कटिका ही नहीं, हाँ बाकी ये सब तो है, ये भी है, ये ग्रीनलैंड वगैरह, सोलोमोन द्वीप जो ये सब है, अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। तो 56 का बी। अगला क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा कितने, जाहिर क्वेश्चन है, कितने द्वारा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा आपका राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। मंदिर के बारे में पूछा, कौन सा मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं सबसे मंदिरों में से एक है। तो कौन सा मंदिर है, काफ़ी फेमस है ये मंदिर, मैंने भी इसका नाम सुना है भाई। कैलाश का मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर। ये आपका जो कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया का सबसे
बड़ा एकात्मक मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये? एकात्मक मंदिर है। ठीक है, एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं में महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में इसका निर्माण आपका 8वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड सारी बातें। 59 पर आ जाओ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो कौन बनी है भाई? ये बनी है आपके जम्मू कश्मीर की। कहाँ की बनी है? जम्मू कश्मीर कार्बन न्यूट्रल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, 59 का आपका डी। ठीक, वाकशीर क्या है? तो वाकशीर आपका पनडुब्बी है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। 60 का फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का आयोजन या शुभारंभ किया गया है? तो किस में किया गया है भाई? तो ये किया गया है डॉक्टर उत्कृष्टता केंद्र ना, ये आपका BHU में किया गया है, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो 61 का ही। 62 पर आ जाओ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो अमृत सरोवर है ना देश का पहला, ये आपका रामपुर में किया गया है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के प्रयास से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला आपका अमृत सरोवर बनकर तैयार किया गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अमृत सरोवर, हाँ रामपुर। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। 63 कह रहा सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था भाई आपका नडा बेट में। कहाँ पर किया गया था? नडा बेट, गुजरात में। ये आपका एक जगह है नडा बेट, वहीं पर आपका ये भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया था। ठीक है ना, गुजरात के नडा बेट में। ओके, अमित शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, माने नहीं। अगला आ जाइए 60, ये हो गया ना सीमा दर्शन वाला। 64 पर आ जाओ भाई। क्या कह रहा है अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसके द्वारा नामित किया गया था? तो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया था? ये किया गया था आपका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहला ऑप्शन ही कही होगा, गाउजार। क्या लिखा है यार? ग्वालजार को आपका नामित किया गया था ना। ये मैक्सिको के थे, ग्वालजार, है ना, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड बुक कैपिटल। ठीक है, आप यकीन नहीं मारेंगे, रात के 2 बज गए हैं मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते करते। ठीक है ना, 2-3 वीडियो लगातार आ रही है, इस वजह से काफ़ी लंबा वर्क पड़ जा रहा है, बट कोई नहीं, समय लूँगा लेकिन दूंगा आपको। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन वाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है गुजरात में। कहाँ पर? ज़्यादातर योजनाएं कहाँ गई हैं? गुजरात में। रीजन आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2022 के पहले सामुदायिक रेलवे स्टेशन वाणी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुजरात में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 66 पर आ जाओ। क्या कह रहा अप्रैल 2022 में वीणा पाड़ी में मोहंती का निधन हो गया। मोहंती का जो निधन हो गया है वो क्या थी? तो वीणा पाड़ी ये आपकी थी लेखिका थी। ठीक है, नेक्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके कौन? नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है, ये मिला उनकी बहन को, आशा भोसले को। ठीक है ना, ठीक, तो 67 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा मैंने इन्फॉर्मेशन बता ही दिया। 68 पर आ जाओ। 68 क्या कह रहा है? अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता सांस अभियान की शुरुआत की है? तो ये सांस अभियान की जो शुरुआत है वो कर्नाटक ने किया है। ठीक है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट हो जाएगा। 69 पर आ जाइए भाई। क्या कह रहा है? 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली, या किस नदी पर है? तो ये आपका जो क्वार जल विद्युत परियोजना है ये आपका चिनाब नदी पर है। ठीक है ना, क्वार जल विद्युत परियोजना। जम्मू कश्मीर तो चिनाब ही होगा, सिंध वगैरह तो कम ही चांस है, चिनाब होगा। ठीक है, तो क्लियर है ना क्या बोलता है हमें? क्वार जल विद्युत। ठीक,
70। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या पूछ रहा है, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ ये आपका पहला सर डेविड एटनबरो को ये चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी तरफ से आपका 60 क्वेश्चन से आपके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। टोटल मैं 60 मार्क्स को दिमाग में टारगेट करके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बाकी इसके बाद 10 नंबर आपका है हिंदी का पैसेज, 10 नंबर आपका 2 DI आती है 10 नंबर की। ठीक है ना। तो 30 नंबर तो ऐसे आपका चला गया। ठीक है। और उसके बाद 10 नंबर में आपका मैथ और रीजनिंग वगैरह आ जाता है। ठीक है। तो इस वजह से मैं 60 नंबर को ही मानकर आपको पूरा पेपर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है ना। बाकी इन सब के लिए मैं इन 10 के जो ये आपके क्या आते हैं DI वगैरह, इसका मैं मैराथन लेकर आ जाऊँगा। मैराथन में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैं करा दूंगा। एक वीडियो देख लोगे, काम ओके हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो मैं लगातार चैप्टर वाइज क्लास करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपकी लिंक भी आ रही होगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिए। यहाँ पर हो सकता ना आ रही हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा कमेंट में, वहाँ से आप चैप्टर वाइज क्लास को जरूर देखिएगा। वहाँ मैंने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। अगला मैं वैदिक संस्कृति को स्टार्ट करूँगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, और आप सजेशन भी अपना देना अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो या कहीं भी मुझसे कोई गलती हुआ। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।